ओके दोस्तों, हम बात करेंगे शेड्यूल्स की। और पहले बेयर एक्ट से शेड्यूल्स को समझेंगे, देन उसके पीवाईक्यूज करेंगे। तो देखो, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है आप जानते ही हो, आर्टिकल 1 to 4 की बात है। और इसमें ना जो पर्टिकुलर शेड्यूल फर्स्ट है वो स्टेट से डील करता है। मतलब ना इसमें देखो हमारे स्टेट्स का नाम है, जैसे आंध्र प्रदेश है। इसमें बताया गया है कि किस एक्ट में स्पेसिफाइड है, और बाउंड्रीज वगैरह के बारे में डिस्कशन है, और कौन सा पर्टिकुलर एक्ट अप्लाई होता है इस चीज़ को लेके। देन असम के बारे में, बिहार, हर एक स्टेट के बारे में आप देखो तो इसमें डिस्कशन है हमारे फर्स्ट शेड्यूल में। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि स्टेट्स के बारे में जो जिक्र है वो किस शेड्यूल में है, तो फर्स्ट में है। उसके बाद जो सेकंड है वो यूनियन टेरिटरी से डील करता है, इसका सेकंड पार्ट है ना। और जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट शेड्यूल का, इसमें हमारी यूनियन टेरिटरीज का मेंशन है। जैसे फर्स्ट में दिल्ली है, सेकंड में अंडमान एंड निकोबार है, थर्ड में लक्षद्वीप है, फोर्थ में दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव है। और ये भी बताया गया है कि ये कैसे किस तरह से पर्टिकुलरली फॉर्मेशन में आया। जैसे जो दादरा एंड नागर हवेली है, इसमें इन्होंने बताया द टेरिटरी विच इमीडिएटली बिफोर द 11th August of 1961 was comprised in free दादरा एंड नागर हवेली एंड द टेरिटरी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 4 ऑफ द गोवा दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। यानी कि इस पर्टिकुलर एक्ट में इनका मेंशन है और ये कब फॉर्मेशन में आया ये भी बता रहे हैं। फिर पुदुचेरी है, चंडीगढ़ है, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है। कई बार वो ऐसे पूछ लेते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम में कि बताओ हमारे जो दादरा एंड नागर हवेली है ये फर्स्ट शेड्यूल के किस किस नंबर पे है, ठीक है, नंबर पूछ लेते हैं उनका, तो ये फोर्थ नंबर पे। इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यूज में, तो आप इनको याद नहीं करना है आपको, बस एक आध बस याद रख लेना कि दादरा एंड नागर हवेली वाला फोर्थ में, क्योंकि वही पीवाईक्यू में पूछा गया है। बाकी तो आप जानते हो एंड में जम्मू कश्मीर बना है, तो इस हिसाब से ये 8th पे आता है। और इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी है, वो हम चेंजेस पढ़ते ही हैं, है ना। देन लद्दाख के बारे में है। और सेकेंड शेड्यूल की अगर हम बात करें तो देखो सेकेंड शेड्यूल में ना आर्टिकल्स 59 है, 65 है, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221। यानी इसमें बता रहे हैं इसका जो पार्ट ए है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के प्रोविजन से डील करता है। मतलब ध्यान से पढ़ो तो इन्होंने बताया है देयर शेल बी पेड टू द प्रेसिडेंट एंड टू द गवर्नर द फॉलोइंग इमिलमेंट। मतलब क्या क्या इमिलमेंट मिलेंगे उन चीज़ों पर डिस्कशन है। ये 10,000, 5500 है, क्योंकि इसमें देखो स्टार लगा रखा है, चेंज भी होता है टाइम टू टाइम, आप जानते ही हो। देन इसके बाद ये कह रहे हैं देयर शेल ऑल्सो बी पेड टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट सच एलोवेंसेस। यानी वो एलोवेंसेस की बात करें कौन कौन से एलोवेंसेस मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के इसका जो पार्ट ए है वो इन सब चीज़ों से डील करता है। देन इसके बाद देखो इन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात करी है, और इसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कौन कौन से, काउंसिल ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली के भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी, अगर उस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो इनके प्रोविजंस भी हैं। यानी उनकी सैलरीज वगैरह की बात है, तो अभी हम लिस्ट बनाकर देख लेंगे कि इनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, राइट। फिर यहाँ पे देखो डी में ये बात कर रहे हैं जजेस, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की प्रोविजंस, यानी उन्हें किस तरह से सैलरी मिलेगी, इन चीज़ों का भी डिस्कशन देखने को मिलता है। और इसके बाद आप देखो तो वही बताया है इन्होंने कि किस तरह से इन्हें कौन कौन से रीजनेबल अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज को। और पार्ट ई में इन्होंने कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के प्रोविजंस की बात करी है कि यानी केक को सैलरी किस तरह से मिलेगी और कितनी मिलेगी, इन सब चीज़ों का डिस्कशन है हमारे सेकेंड शेड्यूल में। तो अभी हम लिस्ट बनाकर एंड में रिवाइज कर लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। थर्ड शेड्यूल में देखो तो ये ना ऑथ और अफर्मेशन की बात कर रहे हैं कि कौन किन को ऑथ दिलाएगा। और देखो इन्होंने क्या बताया है कि अगर आप मिनिस्टर बन जाते हो ना यूनियन के, तो आपको इस तरीके से ऑथ लेना पड़ेगा कि I-AB डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बियर ट्रू फेथ, है ना, और अलायंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दैट आई विल फेथफुली एंड consciously discharge my duties as a minister for the union, and that I will do the right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will। यानी अब मैं मिनिस्टर बन चुका हूँ। बेसिकली ये फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन है, और इसी बेस पे ये मिनिस्टर्स इन ओथ को लेते हैं। फिर इसी तरीके से सेक्रेटरी के लिए क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन है। और अगर कोई पार्लियामेंट के इलेक्शन के कैंडिडेट के रूप में, मतलब पार्लियामेंट के कैंडिडेट के रूप में अगर वो इलेक्शन में चुनाव में भाग लेता है, तो उसके बाद फिर वो बताते हैं, वो बेसिकली ओथ लेते हैं कि मैं नॉमिनेट हुआ हूँ, एंड देन फिर गॉड के नाम पे या इस तरीके से वो फेथ और अलायंस लेते हैं हमारे संविधान पर। तो ओथ और अफर्मेशन का डिस्कशन इसमें भी हम लिस्ट बनाकर देख लेंगे इनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। देन फोर्थ शेड्यूल की बात करते हैं। देखो फोर्थ शेड्यूल में क्या है, ये एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात करता है राज्यसभा में। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी जो काउंसिल स्टेट है इसमें सीट्स का एलोकेशन फोर्थ शेड्यूल में गिवन है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो फिफ्थ शेड्यूल है हमारा, ये डील करता है प्रोविजंस एज टू एडमिनिस्ट्रेशन
एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। तो बहुत ही फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे सवाल भी पूछे गए हैं पास्ट में, और अभी हम सारे 5th से 6th शेड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो इन्होंने क्या बताया है कि इस पर्टिकुलर शेड्यूल में अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द एक्सप्रेशन स्टेट डज नॉट इंक्लूड द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो बेसिकली इन्होंने ये बताया स्टेट की जब यहाँ पे रेफरेंस दी जा रही है तो इनमें ये चार स्टेट्स शामिल नहीं है इस शेड्यूल में। तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या है शेड्यूल एरिया को लेके, तो इस शेड्यूल के अंदर हम देखते हैं कि जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है ये एक्सटेंड है शेड्यूल एरियाज में, और इसमें बता रहे हैं कि रिपोर्ट बाय द गवर्नर टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया। यानी यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो गवर्नर प्रस्तुत करते हैं प्रेसिडेंट को शेड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। तो यही बता रहे हैं कि हर एक स्टेट के गवर्नर जहाँ भी शेड्यूल एरिया है वो एनुअली या फिर जब भी प्रेसिडेंट चाहे एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट में मेंशनिंग करेंगे कि किस तरह से शेड्यूल एरिया की फंक्शनिंग हो रही है। एंड द एग्जीक्यूटिव power of the union shall extend to the giving of direction to the state as to administration of the said areas। बात समझ आई आपको? ये कह रहे हैं कि जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है ये एक्सटेंड हो सकती है, यानी बढ़ करके स्टेट को डायरेक्शन देने में भी जा सकती है यूनियन की पावर। क्या कि इस पर्टिकुलर एरिया यानी शेड्यूल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होगा, यानी यहाँ पे डायरेक्शन कौन दे रहे हैं? यूनियन। किन्हें? स्टेट को। अभी और डिटेल में समझ लेंगे। अब देखो यहाँ पे ये बता रहे शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की बात। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल देखो, देयर शैल बी established in each state having scheduled areas therein, and if the president so directs, also in any state having scheduled tribe but not scheduled areas, therein a tribes advisory council consisting of not more than 20 members, of whom as nearly as may be 3/4 shall be representative of the scheduled tribe in the legislative assembly of the state। बात समझ आ रही है? देखो ये क्या कह रहे हैं कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल सेटअप होगा, और ये सेटअप होगा हर एक स्टेट में जहाँ पे शेड्यूल एरिया है। ये हर उस स्टेट में सेटअप होगा जहाँ पे शेड्यूल एरिया है। ठीक है, शेड्यूल एरिया है। मान लो ये पर्टिकुलर एक्स स्टेट है, इसके अंदर शेड्यूल एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल सेटअप होगा। किस शेड्यूल में है? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की बात किस शेड्यूल में है? 5th शेड्यूल में। यहाँ तो बात समझ आई। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। इसमें आगे भी क्वेश्चन पूछते हैं तो इसलिए बहुत बहुत आपका अटेंशन चाहिए। देखो ये जो इसमें क्लोज 1 है ना, वो ये कहता है कि जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है हर उस स्टेट में सेटअप होगा जहाँ पे शेड्यूल एरिया है। जिन स्टेट में शेड्यूल एरिया नहीं है बट शेड्यूल ट्राइब उस पर्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे भी काउंसिल सेटअप की जा सके। तो ये बात भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि जिन एरियाज़ में जो एरिया शेड्यूल एरिया के रूप में कंसिडर नहीं है वहाँ पे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल नहीं सेटअप की जा सकती, वहाँ भी की जा सकती है। और इस काउंसिल में 20 मेंबर होंगे, जिनमें से जो 3/4 मेंबर हैं, यानी मान लो 15 मेंबर्स में 20 मेंबर्स में से मैक्सिमम 20 मेंबर हो सकते हैं, तो उनमें से जो 3/4 है ना वो शेड्यूल ट्राइब एमएलएज होंगे। वो शेड्यूल ट्राइब एमएलएज होंगे। मान लो किसी पर्टिकुलर स्टेट में लेट सपोज 20 सीट्स रखनी है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की, तो इसमें से जो 15 है वो एमएलएज होंगे। बट मान लो 15 एमएलए शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से ना हो तो क्या होगा? मान लो 8 ही हो, तो बचे हुए 7 कहाँ से आएंगे? तो जो बचे हुए 7 है ना वो कहाँ से आएंगे? वो शेड्यूल ट्राइब के लोग ही आएंगे, भले वो एमएलएज ना हो बट शेड्यूल ट्राइब के लोग ही आएंगे। इफ द नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब एमएलए इज इनसफिशिएंट ना, तो इस केस में क्या होगा? रिमेनिंग पोजीशन आर फिल्ड बाय अदर पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब। एमएलए नहीं भी है तो क्या हुआ? शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के तो हैं, क्योंकि इनसफिशिएंट पड़ जा रहे हैं सीट। देखो एक एक बात बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा, बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे। तो ये बात है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनेगी, मैक्सिमम 20 मेंबर हो सकते हैं, जिनमें से 3/4 क्या होंगे? उसी पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो कम्युनिटी है, जो ट्राइब्स हैं, उसी के अंदर से आएंगे। बट अगर वो इनसफिशिएंट्स हैं, अगर उतने लोग हैं ही नहीं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के अंदर से, तो क्या होगा? तो उस केस में जो एमएलएज नहीं भी हैं वो लोग आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है ना, इनके बारे में ये भी ध्यान रखना कि जो क्लोज 2 है वो ये बताता है कि इनका एडवाइजरी रोल है।
ठीक है, इनका केवल एडवाइजरी रोल है, नाम से ही समझ आ रहा है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, क्योंकि वो देंगे स्टेटमेंट में बनाकर कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का एग्जीक्यूटिव रोल होता है या फिर बाइंडिंग है, ये नहीं, ऐसा नहीं है, नाम में ही स्पष्ट है कि ये एडवाइजरी काउंसिल है। इनका ड्यूटी क्या है कि गवर्नर को एडवाइस करें ऑन मैटर रिलेटिंग टू द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, बट ओनली ऑन मैटर रेफर टू इट बाय द गवर्नर। इनका कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं है, ये गवर्नर को सिंपली एडवाइस करते हैं कि किस तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब्स का वेलफेयर किया जा सके। कौन से शेड्यूल में? 5th शेड्यूल में। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल 5th शेड्यूल में है। अभी हमने पढ़ा कि इसमें 20 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, पहली चीज। दूसरा क्लॉज तो ये कि इनका एडवाइजरी रोल होता है, ये गवर्नर को एडवाइस करते हैं किस मुद्दे पे, नाम में ही समझ आ रहा है ना कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, तो ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए ये सजेशंस देते हैं। इसमें जो क्लॉज 3 है वो क्या कहता है, ये बताता है कि गवर्नर रूल्स बना सकते हैं किन चीज़ों को लेकर, कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल में कितने मेंबर होंगे, मेंबर्स कैसे अपॉइंट होंगे, चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कैसे होगा, ऑफिसर वगैरह, स्टाफ्स वगैरह कैसे होंगे, इन सब चीज़ों को लेकर ये बना सकते हैं। तो अभी हमने क्या समझा कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल उन एरियाज़ में होंगी जहाँ पे शेड्यूल एरियाज़ हैं, है ना। दूसरी चीज़ हमने देखा ये कि ये एडवाइजरी होता है इनका रोल, और तीसरी चीज़ हमने ये देखा कि गवर्नर बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करते हैं इन रेफरिंग मैटर्स एंड फ्रेमिंग रूल्स। और कॉम्पोजिशन है ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव, है ना, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के वेलफेयर की बात है। तो यही बातें हैं 3, अब इसमें आप पढ़ लो थोड़ा ब्रीफ में। देखो इन्होंने यही बताया कि अगर शेड्यूल्ड ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली में कम पड़ जा रहे हैं, 3/4 से कम पड़ जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में उसी पर्टिकुलर ट्राइब के अदर मेंबर्स भी शामिल हो सकते हैं रिमेनिंग सीट्स के लिए। आसान है ये तो। फिर देखो ये कह रहे हैं ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की ड्यूटी है कि वो एडवाइस करें, है ना, एडवाइस करें, और गवर्नर को ये एडवाइस दिया जाएगा, और इनमें से क्या होगा, गवर्नर रूल्स वगैरह बना सकते हैं कि कितने मेंबर होंगे काउंसिल में, चेयरपर्सन वगैरह कैसे अपॉइंट होंगे, मीटिंग वगैरह कब कहाँ कैसे होगा, और अदर इंसिडेंटल मैटर भी। तो यहाँ से हमने 2 बातें समझी, देखना ध्यान समझना, वो आपको कहाँ पे कंफ्यूज करेंगे। पहली बात हमने ये समझी कि प्रेसिडेंट डायरेक्ट करता है उन एरियाज में जहाँ पे जो शेड्यूल एरियाज नहीं है, बट वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स का डोमिनेंस है, उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेसिडेंट डायरेक्ट करेंगे कि यहाँ पे भी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बननी चाहिए। वहाँ पे गवर्नर नहीं डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान समझना। बट जब बात आएगी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनने के बाद की कि इनके ड्यूटीज़, इनको जो काउंसिल है वो किन्हें रिपोर्ट करेगा, तो गवर्नर को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, वो किन्हें रिपोर्ट करेगा, वो गवर्नर को रिपोर्ट करेगा सारी चीज़ें, कि कहाँ पे कम्युनिटीज़ के साथ किस तरह का सिचुएशन है, कैसे चीज़ों को और बेटर बनाया जा सकता है। अब देखो इसका क्लोज 5 क्या कह रहा है, लॉ एप्लीकेबल टू शेड्यूल एरियाज, यानी द गवर्नर मे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट shall not apply to a schedule area or any part thereof in the state or shall apply to a schedule area or any part thereof in the state subject to such exceptions and modification as he may specify in the notification, and any direction given under this subparagraph may be given so as to have retrospective effect। कि कहना चाह रहे हैं कि गवर्नर का पावर किस तरीके से है लॉ को लेके, तो गवर्नर डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी सेंट्रल या स्टेट का जो लॉ है वो किस तरीके से अप्लाई होगा किसी पर्टिकुलर शेड्यूल एरिया में। देखो हम बात कर रहे हैं शेड्यूल एरिया की। शेड्यूल एरिया कौन सा? 5th शेड्यूल में जो मेंशन है। अब ये जो शेड्यूल एरिया है इनमें कोई भी सेंटर या स्टेट का लॉ किस तरीके से अप्लाई होगा, इस चीज़ के पावर को लेकर गवर्नर के हाथों में पावर है। तो गवर्नर डिसाइड कर सकते हैं, गवर्नर का ये पावर है कि कोई भी सेंट्रल स्टेट का लॉ किसी शेड्यूल एरिया में अप्लाई होगा या नहीं होगा, होगा तो चेंज के साथ होगा या एक्सेप्शंस के साथ होगा, और ये सारी चीज़ों का पावर जो है वो ओवरऑल गवर्नर के पास है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर डिसाइड कर सकते हैं शेड्यूल एरिया के अंदर कि कोई भी सेंट्रल या स्टेट का लॉ एप्लीकेबल होगा या नहीं, अगर होगा तो मॉडिफिकेशन के साथ होगा या नहीं, और ये रेट्रोस्पेक्टिवली भी हो सकता है। यानी पास्ट में मान लो सेंटर ने कोई एक्ट पास करा है, वो एक्ट आज की डेट में अगर गवर्नर को लगे कि ये शेड्यूल एरिया के लिए सुटेबल नहीं है तो उस चीज़ को हटा सकते हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, बट गवर्नर के पास ओवरऑल पावर है। गवर्नर स्पेशल रेगुलेशन बना सकते हैं शेड्यूल एरिया के गुड गवर्नमेंट के लिए, है ना। ये जो रेगुलेशन है वो क्या कर सकता है, देखो इस रेगुलेशन के अंदर क्या चीज़ें शामिल, आप पढ़ो ध्यान से। The governor may make regulation for the peace and good government of any area in a state which is for the time being a scheduled area। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि in particular and without prejudice to the generality of the foreign power such regulation में, मैं आपको ये समझाता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि गवर्नर का पावर लॉज को लेके किस तरह से है। तो गवर्नर ना किसी भी सेंट्रल या स्टेट लॉ को
डिसाइड कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सेंट्रल या स्टेट लॉ शेड्यूल एरिया में अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो किस तरह से होगा, कोई चेंज के साथ होगा या कुछ एक्सेप्शंस के साथ होगा। तो यहाँ पे गवर्नर को पावर दे दी गई है और इसका रीजन समझ आता है क्योंकि ट्राइबल एरियाज अलग हैं, अलग इन द सेंस कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ सकती हैं और ये पावर किनके पास है, गवर्नर के पास है। तो गवर्नर का पावर है ये ध्यान रखना कि वो स्पेशल रेगुलेशन बना सकते हैं फॉर द पीस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ शेड्यूल एरियाज, और ये रेट्रोस्पेक्टिवली भी हो सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ये कि क्या ये गवर्नर का जो पावर है ये रेट्रोस्पेक्टिवली हो सकता है, तो इसका जवाब है हाँ। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब अगर कोई एक्ट पहले पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया तो वो भी अप्लाई किया जा सकता है या चेंज किया जा सकता है उसमें। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रोस्पेक्टिव होगा या रेट्रोस्पेक्टिव होगा, यानी पहले के लॉ भी अप्लाई किए जा सकते हैं। तो ये पावर है गवर्नर के पास, और ये जो गवर्नर है इनके पास स्पेशल रेगुलेशन है फॉर द पीस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ शेड्यूल एरिया। समझ आ रही है आपको बात? शेड्यूल एरिया की हम बात करें, शेड्यूल एरिया वही शेड्यूल एरिया जो 5th शेड्यूल में है, 5th शेड्यूल में जिसकी मेंशनिंग है, जिसे प्रेसिडेंट नोटिफाई करके फॉर्म करवाते हैं, इस्टेब्लिश करवाते हैं, उसी शेड्यूल एरिया में गवर्नर स्पेशल रेगुलेशन बना सकते हैं। किस वजह से? पीस के लिए, पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए और गुड गवर्नमेंट के लिए ऑफ शेड्यूल एरियाज। और ये जो रेगुलेशन है ये रेगुलेशन स्टॉप भी कर सकता है या ट्रांसफर को रोक सकता है ट्राइबल लैंड के, और ये ऑब्वियस सी बात है एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए प्रोविजन है। समझ आ रही है बात कि ट्राइबल लैंड के ट्रांसफर को रोक भी सकते हैं गवर्नर शेड्यूल एरिया के अंदर, और इसके अलावा अलॉटमेंट वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं कि लैंड किस तरह से अलॉट होगा, और मनी लैंडिंग को भी इनफैक्ट ये भी याद रखना कि ये रेगुलेट कर सकते हैं मनी लैंडिंग को, ताकि ट्राइबल पीपल को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। तो रेगुलेट मनी लैंडिंग, ये 3 बातें ध्यान रखना, गवर्नर के पास ये पावर है। यहाँ सारी चीज़ें आप पढ़ भी सकते हो, प्रोहिबिट कर सकते हैं या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ लैंड को, और इसके बाद रेगुलेट कर सकते हैं लैंड के अलॉटमेंट को ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स, और रेगुलेट कर सकते हैं मनी लैंडर के बिजनेस को या जो मनी को लैंड करते हैं स्पेसिफिकली शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज में। तो ये सारी चीज़ें शेड्यूल एरियाज के अंदर गवर्नर के हाथों में पावर है। और इसके बाद आप देखो यही कह रहे हैं कि इन मेकिंग एनी रेगुलेशन ऑफ दिस पैराग्राफ द गवर्नर में रिपील और अमेंड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और एनी एग्जिस्टिंग लॉ विच इज फॉर टाइम बीइंग एप्लीकेबल टू द एरिया। यानी शेड्यूल एरिया में जो लॉ वगैरह अप्लाई होंगे या आप देखो तो गवर्नर अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। बट यहाँ एक चीज़ और पढ़ना, इसमें भी कंफ्यूजन होती है लोगों को। देखो पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील any of the provisions of this schedule, and when the schedule is so amended any reference to this schedule of the constitution shall be constituted as a reference to such schedule। और यहाँ पे ये भी बता रहे हैं shall be deemed to be an amendment of the constitution for the purpose of article 368। no law यानी इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो कहना चाह रहे हैं ना कि पार्लियामेंट के हाथों में ये पावर है कि वो टाइम टू टाइम इस पर्टिकुलर शेड्यूल के प्रोविजन को बदल भी सकती है, कुछ ऐड भी कर सकती है, या कोई पार्ट को रिपील यानी निरस्त भी कर सकती है। जो अपना शेड्यूल है ना, शेड्यूल 5, ये पार्लियामेंट के हाथों में पावर है कि इसमें क्या बदलना है क्या नहीं। ये बात बहुत अच्छे से समझ लो, और ये अमेंडमेंट की गिनती में नहीं आएगा, ये अमेंडमेंट की गिनती में नहीं आएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि 5th शेड्यूल कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट थ्रू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। मैं लिख देता हूँ, बहुत ज़रूरी बात है। 5th शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं कि 5th शेड्यूल कैन बी amended by parliament through ordinary legislation। और यही चीज इन्होंने कहाँ बताई है, ये यहाँ बताई है क्लोज 7 के अंदर। फिर से पढ़ लो आप, क्या कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो भी चाहे इस शेड्यूल में बदल सकती है, और ये लॉ नो सच लॉ, ये जो पैराग्राफ में मेंशन है या सब पैराग्राफ में मेंशन है, अमेंडमेंट की गिनती में नहीं आएगा। तो अमेंडमेंट जब ये नहीं है दैट मीन्स ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू हो सकता है। तो 5th शेड्यूल जो है ना वो शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से डील करता है। ये बात अभी हमने कितनी बार पढ़ लिया, समझ लिया। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, बाय लॉ इनके प्रोविजंस को अमेंड कर सकती है, और ये जो लॉ है ये ऑर्डिनरी लॉ होने वाला है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गिनती में नहीं आएगा। अब देखो इसमें
शेड्यूल एरियाज़ के बारे में। अब ये शेड्यूल एरियाज़ को डिफाइन कर रहे हैं कि शेड्यूल एरियाज़ क्या है, वैसे एरिया जिन्हें प्रेसिडेंट ने बाय ऑर्डर डिक्लेयर करा है शेड्यूल एरिया के रूप में, और ये प्रेसिडेंट किसी भी टाइम ऑर्डर कर सकते हैं कि किसी शेड्यूल एरिया का कौन सा पार्ट स्पेसिफाइड है, राइट। इसके बाद वो इंक्रीज़ वगैरह भी कर सकते हैं, किसी स्टेट के पार्ट को शेड्यूल एरिया के रूप में अल्टर भी कर सकते हैं, बाउंड्रीज वगैरह को चेंज कर सकते हैं। और एनी ऑल्ट्रेशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट और ऑन द एडमिशन इनटू द यूनियन और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट, तो वही चीज़ें कुल मिलाकर बता रहे हैं, और ये प्रेसिडेंट के हाथों में पावर है। तो सारी बातें हमने समझ ली फिफ्थ शेड्यूल के बारे में। मैं एक बार क्विकली सम अप करता हूँ इसे। देखो, सबसे पहले हमने समझा कि ये जो शेड्यूल एरियाज़ हैं और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये इनके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के जो प्रोविजंस है वो फिफ्थ शेड्यूल में है, आर्टिकल 244 में। ठीक है, ये आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 244 में फिफ्थ शेड्यूल में क्या बात करता है, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की। तो पहले उन्होंने बताया कि यहाँ पे स्टेट का मतलब है कि सारे स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ के, क्योंकि ये सेपरेटली सिक्स शेड्यूल में है, इसलिए ये फिफ्थ शेड्यूल में नहीं है। दूसरी बात ये कहते हैं कि शेड्यूल एरियाज के जो लॉ है वो किस तरह से एक्सटेंड होंगे, उसमें बताते हैं कि गवर्नर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनेगी। उस काउंसिल के बारे में हमने पढ़ा कि 20 मेंबर होंगे, 3/4 की बात हमने समझी कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के उसी पर्टिकुलर ट्राइब्स के मेंबर्स होंगे। देन ये हमने देखा कि गवर्नर रूल वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं कि किस तरह से काउंसिल के मेंबर होंगे, किस तरह से अपॉइंटमेंट होगी, इन सारी चीज़ों को लेकर। फिर लॉ के बारे में हमने समझा कि लॉ किस तरीके से गवर्नर अपनी मर्जी से मॉडिफाई करके, बदल के, अमेंडमेंट करके, कुछ ऐड करके स्टेट या फिर सेंटर के जो लॉज हैं उन्हें अप्लाई करवा सकती हैं शेड्यूल एरियाज़ के अंदर। फिर इसके प्रोविजंस हमने पढ़े, देन शेड्यूल एरियाज़ के बारे में हमने समझा। और इसके बाद यही बात है कि जो फिफ्थ शेड्यूल है ना, फिफ्थ शेड्यूल, इसको लेकर जो अमेंडमेंट वाली बात है, ये फिफ्थ शेड्यूल के पार्ट डी में मेंशन है, और यहाँ पे जो अमेंडमेंट की पावर है पार्लियामेंट के पास है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू। ओके, नाउ सिक्स शेड्यूल देखिए। तो सिक्स शेड्यूल में आर्टिकल 244 का क्लोज 2 है और 275 का क्लोज 1 है। अब यहाँ बात कर रहे हैं ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोविजंस को लेकर, किन स्टेट्स में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। तो ये तो स्टेट्स आपको याद होंगे, इस एटीएम में मनी नहीं है, यानी यहाँ पे मणिपुर नहीं है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। बट यहाँ देखो कि ट्राइबल एरियाज की बात कर रहे हैं, जबकि फिफ्थ शेड्यूल में हमने क्या पढ़ा था, फिफ्थ शेड्यूल में हमने पढ़ा था शेड्यूल एरियाज, है ना, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब की बात थी। बट यहाँ पे ट्राइबल एरियाज की बात है। फर्क को समझो, किन स्टेट में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, बट यहाँ उनके अलावा जो स्टेट्स थे उनकी बात थी। तो अक्सर आप देखोगे न्यूज़ वगैरह में भी आता ही रहता है कि जो ये जो फिफ्थ शेड्यूल में जो मीटिंग्स है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की, वो कंडक्ट होती हैं किन स्टेट्स में, इन 4 स्टेट को छोड़कर, क्योंकि इनके लिए अलग से प्रोविजन है ना। देखते हैं अभी क्या प्रोविजन है। तो देखो, पहली चीज़ ये कि जो सिक्स शेड्यूल है इनमें एरियाज कौन कौन से कवर है, पहले ये पता होना चाहिए। तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इन्हें हम ट्राइबल एरियाज कहते हैं। दूसरी बात, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। हर एक ट्राइबल एरिया एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के जैसा फंक्शन करता है। अगर डिफरेंट ट्राइब है किसी डिस्ट्रिक्ट में तो उन्हें हम ऑटोनोमस रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करता है। पहले आप ये पढ़ो, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनोमस रीजन। तो फिर इन्होंने बताया है कि अगर डिफरेंट शेड्यूल ट्राइब है किसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में तो गवर्नर, यहाँ पे देखो गवर्नर की बात है, बाय पब्लिक नोटिफिकेशन उसे डिवाइड कर सकते हैं ऑटोनोमस रीजन में। और इसके बाद गवर्नर किसी भी एरिया को इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हैं, न्यू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं। ये सब बातें तो समझ आ ही रही हैं कि ये पावर गवर्नर के पास ही होगी, एरिया बढ़ाना, घटाना, ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बने हैं उनको लेकर। तो ये सारी बातें यहाँ पे शामिल है। फिर से समझो, अगर किसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब 1, 2, इस तरह से अलग अलग शेड्यूल ट्राइब हैं, तो उस केस में गवर्नर क्या कर सकती है, उन्हें ऑटोनोमस रीजन में डिवाइड कर सकती हैं। देन इसके बाद आप देखो तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल होता है। हर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होंगे, हर एक ऑटोनोमस रीजन में रीजनल काउंसिल होगा। समझ आ गई बात। अभी हमने पढ़ा ना कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं, ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि गवर्नर नोटिफाई करा, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब ये देखो, अगर डिफरेंट शेड्यूल ट्राइब है किसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में तो उसे हम अलग अलग तरीके से ऑटोनोमस रीजन के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो ऑटोनोमस रीजन है ये रीजनल काउंसिल की बॉडी के द्वारा फंक्शन होगा, जबकि जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा फंक्शन होगा। नाम में ही समझ आ रहा है, ये तो इसमें कुछ समझना नहीं है। अब देखो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के कॉम्पोजिशन की बात करते हैं।
तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि देयर शेल बी अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट consisting of not more than 30 members, of whom not more than 4 persons shall be nominated by the governor and rest shall be elected on the basis of adult suffrage। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि 30 मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 30 मेंबर्स होंगे, जिनमें से जो 26 है वो अडल्ट सफरेज के थ्रू इलेक्ट होंगे, और जो 4 है वो गवर्नर नॉमिनेट करेंगे। तो 4 इसमें से गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, टोटल 30 होंगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर हर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में कितने मेंबर होंगे? 30 मेंबर होंगे। 26 की वोटिंग होगी, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के थ्रू इलेक्ट होंगे, जबकि जो 4 है ये गवर्नर नॉमिनेट करेंगे। समझ आ गई ना बात? यानी ट्राइबल्स एरिया है, ट्राइबल एरिया को डिवाइड किया जा रहा है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में, और फिर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की ये बात करें कि 30 मेंबर होंगे, जिसमें से जो 26 है वो इलेक्ट होकर आएंगे, और 4 गवर्नर नॉमिनेट करेंगे। किन स्टेट्स में? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। नेक्स्ट, इसके फिर वही बता रहे हैं कि एक सेपरेट रीजनल काउंसिल भी होगा हर एक एरिया के लिए, जो ऑटोनोमस रीजन के अंदर देखने को मिलेगा। अब ना यहाँ पे हमें मेन जो समझना है वो लेजिस्लेटिव पावर ही समझना है, जिनको लेके इतना डिस्कशन है। इन्होंने सारी बातें बता रखी कि क्या क्या पावर है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल की। तो बहुत सारा इनके पास लॉ है, यानी नॉर्थ केचर हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल, कार्बी आंगलोंग वगैरह के एडिशनल पावर क्या है जो असम के अंदर है। देन इसके फिर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को लेकर, फिर इसके बाद ये सारे पावर्स इनके मेंशन है, जिसको मैं ब्रीफ में समझा दूंगा, ठीक है। देन इसके बाद इनके पास कुछ जुडिशियल पावर भी हैं, ठीक है। देखो इन्होंने सारा बताया कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पावर है कि प्राइमरी स्कूल वगैरह एस्टैब्लिश करेंगे, डिस्ट्रिक्ट और रीजनल फंड होगा, राइट। फिर ये एसेस और कलेक्ट कर सकते हैं, लैंड रेवेन्यू को टैक्स वगैरह लगा सकते हैं, है ना, जैसी पावर पंचायत के पास होती है उसी तरीके की। यहाँ पे लाइसेंस है या लीज कर सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग मिनरल्स वगैरह के लिए। फिर यहाँ पे इनके पास ये भी पावर है कि मनी लेंडिंग वगैरह को कंट्रोल कर सकें बाय नॉन ट्राइबल, जो चीज़ हमने अभी 5th शेड्यूल के अंदर भी पढ़ी, और ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन, समझ भी आता है इसका लॉजिक। देन इसके बाद फिर पब्लिकेशन ऑफ लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन मेड अंडर द शेड्यूल की क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। फिर किस तरह से अप्लाई होगा जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट है, तो वही प्रोविजन जो 5th शेड्यूल में हमने पढ़ा कि ये अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके, है ना, नो एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ असम। फिर ये पूरी बातें हैं आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बात है जो मैंने आपको समझाया। फिर गवर्नर के हाथों में ये पावर है कि वो किस तरीके से किसी पर्टिकुलर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या ऑटोनोमस रीजन के अंदर लॉ को अप्लाई करवाएंगे, है ना। और इसके बाद फिर इन्होंने बताया है कि एक कमीशन भी अपॉइंट की जा सकती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनोमस रीजन के लिए, जो ये देखेगा कि यहाँ पे किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। तो ये गवर्नर ही अपॉइंट करेंगे टाइम टू टाइम कि भाई ज़रा ये रिपोर्ट बनाओ और इसमें चेक करो कि किस तरीके से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनोमस काउंसिल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, राइट। तो इसके बाद फिर जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल के एक्ट्स और रेजोल्यूशन का अमेंडमेंट, सस्पेंशन, ये किन के हाथों में पावर होगी? तो गवर्नर को अगर लग रहा है कि ये लॉ सही नहीं है तो उन्हें रिपील करा सकती है, और अगर लग रहा है सही है तो उन्हें कंटिन्यू करवा सकती है। देन इसके बाद ये देखो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल के डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि गवर्नर के हाथों में ही ये पावर होंगे, है ना। फिर एक्सक्लूजन ऑफ एरियाज फ्रॉम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इन फॉर्मिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी किन एरिया को एक्सक्लूड करना है। फिर ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं, और इसके बाद ट्राइबल एरियाज़ को लेके वही डेफिनेशन है कि किस तरह से वो क्लासिफिकेशन होगा। ये आप देख सकते हैं उन्होंने पूरा क्लासीफाई कर रखा है कि ट्राइबल एरियाज़ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को लेकर के क्लासिफिकेशन किस तरह से है। तो नॉर्थ काचर हिल्स हैं, कार्बी आंगलोंग है, बोडोलैंड है, तो आप समझ रहे हो असम की बात कर रहे हैं। देन खासी है, जयंतिया है, गारो है। तो इस तरीके से जो 4 स्टेट्स हैं इनका क्लासिफिकेशन इन्होंने दे रखा है। चकमा डिस्ट्रिक्ट है, मारा और लाई डिस्ट्रिक्ट है। देन इसके बाद फिर डिसोल्यूशन ऑफ मिजो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मतलब एक एक स्टेट का पूरा क्लासिफिकेशन दे रखा है इन्होंने, और इस तरह से ये सारे प्रोविजंस हैं। अब इसके बाद फिर अमेंडमेंट की जब बात है तो वही सेम प्रोविजन कि पार्लियामेंट जब चाहे तो अपने अकॉर्डिंग 6th शेड्यूल को अमेंड कर सकती है, जैसा 5th शेड्यूल के केस में हमने देखा। और अगेन ये अमेंडमेंट की गिनती में नहीं आएगा जो प्रोविजन हमने 5th शेड्यूल के अंदर पढ़े। अब देखो बात कुछ ऐसी है ना कि जो डिस्ट्रिक्ट या जो रीजनल काउंसिल है ये लॉ बना सकते हैं लैंड में, फॉरेस्ट के मुद्दे पे, है ना, इसके बाद कैनाल, वाटर, इन चीज़ों को लेकर। और यही बताया गया 6th शेड्यूल में डिटेल में कि जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल है ये लॉ बना सकते हैं लैंड को लेकर, फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, उसके बाद कैनाल, वाटर किस तरह से यूज़ होंगे, शिफ्टिंग कल्टिवेशन का रेगुलेशन कैसा होगा, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी, प्रॉपर्टी किस तरह से इनहेरिट होगी, मैरिज डाइवोर्स को लेकर किस तरह से चीज़ें चलेंगी, उसके बाद सोशल कस्टम्स किस तरह के होंगे या कैसे मैनेज होंगे। इन सब चीज़ों को लेकर डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल लॉ बना सकती हैं। हालांकि इस लॉ में एसेंट लगेगी गवर्नर की, ये बात हमेशा याद रखना, गवर्नर की एसेंट लगेगी। वो उन्हें एनल कर सकते हैं, हटा सकते हैं, या फिर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये पावर्स हैं। देन इसके बाद ना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट
या जो रीजनल काउंसिल है ये विलेज कोर्ट को भी सेटअप कर सकती हैं। इनके पास जुडिशियल पावर भी है, ठीक है, इनके पास जुडिशियल पावर भी है और ये शेड्यूल ट्राइब के जो केसेस हैं वो सॉल्व कर सकती हैं। हालांकि सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस में ये नहीं इन्वॉल्व होती है, बट यूजुअली ये जो कोर्ट है वो बहुत अच्छे से फंक्शन करती है विलेज कोर्ट के रूप में। तो इनके पास जुडिशियल पावर भी है। देखो 5th शेड्यूल में उनके पास जुडिशियल पावर नहीं थे, इस डिफरेंस को याद रखना। और इनका जो काउंसिल है वो मैनेज कर सकता है प्राइमरी एजुकेशन को, हमने जैसा कि पढ़ा, डिस्पेंसरीज को, रोड को, मार्केट को, इन सब प्रोविजंस, यानी एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी हैं इनके पास। किनके पास? डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल के पास, ठीक है। गवर्नर कुछ एडिशनल पावर भी दे सकते हैं, पावर ले भी सकते हैं, तो गवर्नर के हाथों में ओवरऑल चीज़ें हैं। इसके अलावा इनके पास फाइनेंशियल पावर भी है, यानी वो टैक्स लगा सकते हैं, है ना, कलेक्ट कर सकते हैं टैक्सेस को, लैंड पे, बिल्डिंग पे, एनिमल्स पे, व्हीकल्स पे, इन चीज़ों पे टैक्स भी लगाने की पावर इन्हें मिली है। और गवर्नर का रोल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। गवर्नर के पास स्पेशल पावर है, जैसे ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्रीज को भी चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, है ना। डिस्ट्रिक्ट या रीजनल काउंसिल को हटा भी सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं, डिसॉल्व भी कर सकते हैं, और रेगुलेशन बनाएंगे पीस और गुड गवर्नेंस को लेकर। और इनका जो डिसीजन है यहाँ पे, जो गवर्नर का डिस्क्रिप्शन है, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, तो ये भी ध्यान रखना। और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के जो एक्ट हैं ये ऑटोमेटिकली तो अप्लाई होंगे नहीं 6th शेड्यूल को लेकर, तो ये अप्लाई होंगे अगर गवर्नर डायरेक्ट करते हैं तो ही। समझ आ गई ना बात? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्टली नहीं अप्लाई होते हैं ये। और 6th शेड्यूल के लेके जो अमेंडमेंट वाली बात है वो तो मैंने समझा ही दी कि पार्लियामेंट ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू 6th शेड्यूल को अमेंड कर सकते हैं, जैसा कि पार्लियामेंट 5th शेड्यूल के केस में कर सकती है। सेम लॉजिक अप्लाई करना 5th शेड्यूल जैसा। अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं अब कि क्या डिफरेंस है 5th और 6th शेड्यूल के बीच, तो 5th और 6th शेड्यूल के बीच के डिफरेंस आप पहले समझ लो। पहली चीज आर्टिकल 244(1) है, यहाँ 244(2) है, याद ही होगा। अब देखो 6th शेड्यूल ना स्पेसिफिकली असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात करता है, बट यहाँ आप देखो तो इस स्टेट को छोड़कर, इन चारों को छोड़कर जो मोस्ट ऑफ द एरिया बच रहे हैं उनमें ये 5th शेड्यूल अप्लाई होता है। इसके बाद इन्हें शेड्यूल एरिया कहते हैं, हमने जैसा कि देखा, जबकि ये ट्राइबल एरियाज कहलाते हैं, दोनों में फ़र्क है। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि गवर्नर सेंट्रिक है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हालांकि जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है इसे प्रेसिडेंट डायरेक्ट करते हैं, बट सेटअप तो गवर्नर ही करते हैं, जबकि यहाँ 6th शेड्यूल के केस में चीज़ें अलग हैं। और ऑटोनोमस काउंसिल सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे गवर्नर रेगुलेशन बना सकते हैं और यहाँ पे काउंसिल लॉ बना सकती है। हमने देखा अभी काउंसिल के पास कितनी सारी पावर है, बहुत सारी पावर है, फाइनेंशियल पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, इनफैक्ट अगर हम देखें तो लेजिस्लेटिव पावर भी है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऑटोनोमस काउंसिल सेंट्रिक है, ठीक है। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास ये पावर है 6th शेड्यूल के अंदर, तो ये फ़र्क है। इसके बाद ये देखो पीस और गुड गवर्नेंस की बात हमने पढ़ी थी। गवर्नर जो है पीस और गुड गवर्नेंस के लिए शेड्यूल एरियाज के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स की मौजूदगी है, जबकि यहाँ हम देखते हैं 6th शेड्यूल में कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जो रीजनल काउंसिल है उनको लेकर ये बात है, जिनमें लैंड, फॉरेस्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टम, मैरिज, इनहेरिटेंस, कितने सारे मुद्दे कवर हो जाते हैं। तो इन वजहों से ये 6th शेड्यूल में जो प्रोविजन है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल का देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस है ओवरऑल, और आई होप आपको समझ आया। यहाँ भी पार्लियामेंट ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू और यहाँ भी पार्लियामेंट ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू प्रोविजंस या लॉज को चेंज कर सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं। अब यहाँ जो रेगुलेशन होंगे ना, इनमें प्रेसिडेंट का एसेंट भी लगता है 5th शेड्यूल के अंदर, बट यहाँ हमने देखा 6th शेड्यूल में कि जो काउंसिल के लॉ है इनमें गवर्नर का एसेंट लगता है, तो गवर्नर के पास ओवरऑल पावर है कि किस तरह से चीज़ें चलेंगी 6th शेड्यूल वाले एरियाज़ के अंदर, और विलेज कोर्ट वगैरह किस तरह से सेटअप कर सकते हैं, इन सारे प्रोविजंस को लेकर 6th शेड्यूल में बात है। तो ये भी आप कह सकते हो ना कि जो 5th शेड्यूल है उनको लोअर ऑटोनॉमी है 6th शेड्यूल के मुकाबले। 6th शेड्यूल एरियाज को ट्राइबल एरियाज कहते हैं, याद रखना, और 5th शेड्यूल को हमने देखा शेड्यूल एरियाज कहते हैं। केवल 4 स्टेट ही 6th शेड्यूल के अंदर शामिल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और हायर ऑटोनॉमी है 6th शेड्यूल के पास। आप देखो 6th शेड्यूल में जो काउंसिल सेटअप किए गए हैं उनको लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल पावर, बहुत सारे पावर हैं। एक सिमिलैरिटी है और वो ये कि दोनों ही पार्लियामेंट के ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू अमेंड हो सकते हैं। नाउ शेड्यूल 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं, सिविल सर्विसेज का ही क्वेश्चन है। अगर एक न्यू स्टेट इंडियन यूनियन का क्रिएट होता है तो कौन सा शेड्यूल अमेंड करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इसकी पूरी लिस्टिंग है, तो आंसर इसका ऑप्शन ए है फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कौन सी शेड्यूल है उनमें स्टेट्स के नाम है और टेरिटरीज वगैरह के बारे में स्पेसिफाई किया गया है। तो ये कौन सा शेड्यूल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट। ये भी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, आसान है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेड्यूल दिया गया और उनके कंटेंट दिए गए, आपको मैच करना है। तो ये 4 हैं, ये पढ़ लो आप, सीडीएस का ही क्वेश्चन है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 9th। और ये पूछा है इन्होंने कितने पेयर मैच हैं। तो आसान क्वेश्चन है, ये हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट शेड्यूल में ओथ की बात है, गलत, स्टेट और उनके नेम की बात है। थर्ड शेड्यूल में एलोकेशन सीट नहीं, फोर्थ में है। फिफ्थ शेड्यूल में कह रहे हैं शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। तो ये बात सही है, कितने डिटेल में हमने पढ़ा फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल को। और इसके बाद कह रहे हैं 9th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज को लेकर बात है। देखो, ट्राइबल एरियाज इन सर्टेन स्टेट्स, यानी असम वगैरह की बात करें, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की, ये तो 6th शेड्यूल में है। तो कितने पेयर मैच हैं? आई गेस यहाँ पे एक ही पेयर मैच है। सो आंसर इज ऑप्शन ए, 1 पेयर इज करेक्टली मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, एचसीएस में पूछा गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आपके प्रोविजन के साथ मैच करना है। तो फर्स्ट वाला हम जानते ही हैं, ये यूनियन टेरिटरी की बात करता है, तो ए के साथ जाएगा, यानी ये 2 ऑप्शन तो हट गए। देन इसके बाद कह रहे हैं सेकंड, तो सेकंड हमें पता है कि इम्यूलमेंट सैलरीज वगैरह की बात करता है, सो 2 जाएगा ई के साथ, यानी ये भी हट गया। अब इसके बाद 3, तो ये तो आंसर आ ही गया ना। उसके बाद 3 बी के साथ, यानी जो थर्ड है वो बात करता है ओथ की, एलोकेशन ऑफ सीट की बात फोर्थ वाला करता है, और शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब की बात हमें, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब की बात हमें फिफ्थ शेड्यूल में देखने को मिलती है। सो आंसर शुड बी ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट, यूपीपीसीएस में पूछा गया थर्ड शेड्यूल के अंदर किनके ओथ की बात है। तो अभी हमने पढ़ा, देखिए कह रहे हैं मिनिस्टर की बात है, चीफ जस्टिस की, प्रेसिडेंट की या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। तो हमेशा याद रखना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ओथ की बात नहीं है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी करे हमने। तो 3 तो नहीं आएगा आंसर में, तीनों एलिमिनेट कर दो, बाकी शामिल हैं। यूनियन मिनिस्टर के ओथ और अफर्मेशन की बात है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओथ की बात है, और यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ओथ की बात है, बट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ओथ की बात नहीं है थर्ड शेड्यूल के अंदर। नेक्स्ट देखो, सम इंडियन टेरिटरी वाज ट्रांसफर्ड इन 2015 टू बांग्लादेश बाय विच प्रोसीजर। तो किस प्रोसीजर के थ्रू हुआ? तो अमेंड किया गया शेड्यूल 1 को। हम, ठीक है, और ये जो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट की, ये किस तरह से देखने को मिलती है? तो शेड्यूल 1 को अमेंड किया जाता है बाय एक्सरसाइजिंग अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय 16 स्टेट लेजिस्लेचर। तो आपने पढ़ा होगा हाफ से ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन लगता है जब इस तरह से अमेंडमेंट होती है। तो ये जो देखने को मिला वह किस वजह से? ये देखने को मिला शेड्यूल 1 में अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये हुआ है, बांग्लादेश को कुछ इनक्लेव्स हमारे ट्रांसफर किए गए थे और इसमें ये प्रोविजन अप्लाई हुआ था। बाकी चारों गलत है, सिर्फ डी ही यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं? तो इसमें आपसे कह रहे हैं कि कौन सा जो शेड्यूल है उसने नंबर, राज्यसभा में नंबर ऑफ मेंबर को फिक्स करा है, यानी फोर्थ शेड्यूल की बात करें, तो आंसर इज डी। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फोर्थ शेड्यूल किससे डील करता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड शेड्यूल के बारे में है। पहला कह रहा है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये गॉड के नाम पे ओथ और अफर्मेशन ले सकते हैं। दूसरा कह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो ओथ और अफर्मेशन लेते हैं बाय स्वेयरिंग इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के नाम पे। तो इसी वजह से मैंने आपको थर्ड शेड्यूल बेयर एक्ट से पढ़ा है, क्योंकि ये किसी भी बुक में आप कवर्ड नहीं होगा, राइट। बट ये आप देखो कि इन्होंने जज की बात करी, सुप्रीम कोर्ट के जज और कैग वगैरह किस तरह से ओथ लेते हैं। IAB हैविंग been appointed chief justice or a judge of the Supreme Court of India or Comptroller General of India do swear in the name of God that I will bear full true faith and alliance to the Constitution as by law established, है ना। तो इन्होंने यही कहा कि ये गॉड के नाम पे स्वेयर कर रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पे फेथ और अलायंस रखेंगे। उसके बाद जो MP है वो किस तरह से ओथ लेते हैं? तो यही कह रहे हैं कि मैं इलेक्ट हुआ हूँ एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, सोलेमनली अफर्म दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड अलायंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देख सकते हो सिमिलर सी चीजें हैं कि सोवरेंटी और इंटीग्रिटी वगैरह अपहोल्ड करेंगे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करने की बात की जा रही है। तो इस वजह से जो पहला कह रहा है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज फ्री टू टेक ओथ और अफर्मेशन बाय स्वेयरिंग इन द नेम ऑफ गॉड, ये बात सही है। और क्योंकि ये ओथ और अफर्मेशन ले रहे हैं स्वेयर करते हुए किन्हें? गॉड को, कि वो संविधान के प्रति आस्था रखेंगे, फेथ और अलायंस रखेंगे। दूसरा जो कह रहे हैं स्वेयरिंग इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे नहीं, गॉड के नाम पे ही स्वेयर लिया जाता है। तो इस वजह से जो सेकंड है वो गलत है, पहला सही है। सो आंसर शुड बी ऑप्शन ए, करेक्ट वाला बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ही आपको बताना है। ये 2019 में पूछा गया है CISF के पेपर में। पहला कह रहे हैं कि हमारी जो टेरिटरी है वो टेरिटरी ऑफ स्टेट्स में कंप्राइज है। दूसरा कह रहे हैं जो यूनियन टेरिटरी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में कंप्राइज है। तीसरा कि अदर एक्वायर्ड टेरिटरीज भी इसमें शामिल हो सकता है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है ना। इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा 1, 2 एंड 3। तीनों ही स्टेटमेंट काफ़ी ईजी है, इसमें टेरिटरीज भी शामिल है। फर्स्ट शेड्यूल में आप देखो तो ये बातें की गई हैं, और एक्वायर्ड टेरिटरीज भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जो टेरिटरीज इंडिया ने एक्वायर करी है वो भी हमारे फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट होते हैं। तो इस वजह से जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें क्या रहा है, फोर्थ शेड्यूल को करेक्टली कौन सा डिस्क्राइब करता है। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे करे हैं, है ना। फोर्थ शेड्यूल को कौन सा डिस्क्राइब करता है, ये पावर की तो बात है ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया की बात नहीं, इट एलोकेट्स द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला कह रहा है मेकिंग एंड सब्सक्राइबिंग ओथ इज नॉट अ प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इफ द पर्सन एडमिनिस्ट्रेटिंग द ओथ इज अदर देन प्रिजाइडिंग ऑफिसर। दूसरा, ओथ एडमिनिस्टर्ड इन अ सिटिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। तीसरा, ओथ कैन नॉट बी टेकन बाय अ मेंबर आउटसाइड द चैम्बर ऑफ लोकसभा राज्यसभा। बहुत ही टेक्निकल डिटेल्ड क्वेश्चन है, तो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है ना वो होगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, यानी तीसरा भी सही है। क्योंकि आर्टिकल 99 जब आप पढ़ोगे तो उन्होंने साफ तौर से बताया है कि मेंबर, हर एक MP को मेक एंड सब्सक्राइब करना है ओथ एंड अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। और थर्ड शेड्यूल में भी बात की गई है ओथ एंड अफर्मेशन की, वहाँ भी ये बात है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में हालांकि ये बात एग्जैक्टली लिखी हुई है, तीसरा वाला कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया कि कहाँ पे ये मतलब आउटसाइड चैम्बर के आउटसाइड ये हो सकता है नहीं, बट रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है कि जो ओथ और अफर्मेशन है ये एडमिनिस्टर्ड होता है बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ड्यूरिंग अ सिटिंग ऑफ द हाउस, और इसे हाउस की प्रोसीडिंग का पार्ट माना जाता है। इस वजह से ये हाउस से बाहर नहीं हो सकता। ओथ मस्ट बी टेकन इन द चैम्बर, अगर इसके बाहर लिया जाए तो ये वैलिड नहीं होगा। फिर कॉल एंड सेगधर का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी आता है, और वहाँ भी यही क्लियरली कहा गया है कि जो ओथ है जो आउटसाइड लिया जाएगा हाउस का, या फिर जो एडमिनिस्टर नहीं होगा बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इससे हम प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं मानेंगे, और इस वजह से ये वैलिड नहीं कहलाएगा। तो आई होप इट मेक सेंस। बाकी पहला और सेकंड तो, पहला और दूसरा तो इजी है। मेकिंग एंड सब्सक्राइबिंग ओथ इज नॉट अ प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इफ द पर्सन एडमिनिस्ट्रिंग द ओथ इज अदर देन प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही ओथ को एडमिनिस्टर करेंगे। दूसरा ये कि जो ओथ होगा सीटिंग में ये प्रोसीडिंग का पार्ट माना जाएगा। तो तीनों सही है, सो आंसर शुड बी डी। बाकी ये 5th 6th शेड्यूल के बीच का डिफरेंस है जो मैंने आपको पढ़ा ही दिया, क्योंकि आप 5th और 6th शेड्यूल के क्वेश्चन हम करेंगे। एक बार आप क्विकली देख लो। देखो हमने 5th शेड्यूल में बात करा था कि बाकी के स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ करके यहाँ पे शामिल है। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि 5th शेड्यूल में शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जाता है, जो कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। प्रेसिडेंट बेसिकली डायरेक्ट करते हैं, और जो शेड्यूल एरिया है उसको लेकर गवर्नर के पास पावर होता है, गवर्नर ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और हालांकि यहाँ देखो प्रेसिडेंट इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं बाउंड्री लाइन को, गवर्नर के कंसल्टेशन में ही होगा, यानी ओवरऑल पावर गवर्नर के पास है, आप देख सकते हो। फिर यहाँ भी 6th शेड्यूल में हम देखते हैं कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रीऑर्गेनाइज करते हैं, बट इस केस में हम ये भी देखते हैं कि जो ज़्यादा ऑटोनोमी है वो 5th शेड्यूल के मुकाबले 6th शेड्यूल में है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह बनाए जाते हैं, और जबकि यहाँ हम देखते हैं 5th शेड्यूल के अंदर गवर्नर के पास पावर होता है कि कोई भी पर्टिकुलर एक्ट पार्लियामेंट का ये अप्लाई होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को लेकर। अगर अप्लाई होगा तो मॉडिफिकेशन के साथ होगा या डायरेक्ट होगा, इन चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। अब अगर आपने इस चीज़ को ध्यान से समझा है तो ये क्वेश्चन आपका ठीक होना चाहिए। सिविल सर्विस में पूछा गया 2025 में। तो ये क्वेश्चन देखो, 2 स्टेटमेंट है। पहले कह रहे हैं कि अगर कोई एरिया किसी स्टेट का शेड्यूल एरिया के रूप में डिक्लेयर किया गया अंडर द 5th शेड्यूल, तो क्या प्रोविजंस होंगे। पहला, स्टेट गवर्नमेंट अपने एग्जीक्यूटिव पावर को खो देता है उस एरिया में, और लोकल बॉडी को टोटल एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाती है। दूसरा ये कह रहा है जो यूनियन गवर्नमेंट है ये टेक ओवर कर सकते हैं टोटल एडमिनिस्ट्रेशन को उन एरियाज में अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। देखो पहला सही है क्या, पहला बिल्कुल गलत है। लोकल बॉडी की बात तो हमने देखी ही नहीं, हमने साफ तौर से ही पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट की अगर एग्जीक्यूटिव पावर की हम बात करें तो अगर कोई एरिया शेड्यूल एरिया के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है तो वहाँ पे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई लॉ किस तरह से एप्लीकेबल होगा ये गवर्नर डिसाइड करेंगे। मॉडिफाई होके होगा या होगा भी नहीं, होगा या फिर नहीं, इन सारी चीज़ों की जो देखभाल है वो गवर्नर के हाथों में। तो फर्स्ट तो गलत हो जाता है, आप पढ़ भी सकते हो 5th शेड्यूल में। देखो इन्होंने यही बताया है कि पीस और गुड गवर्नमेंट के लिए गवर्नर रेगुलेशन बना सकते हैं शेड्यूल एरिया को लेकर, और इसमें यही बताया गया है कि लैंड ट्रांसफर वगैरह रोक सकते हैं, अलॉटमेंट को रोक सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं इनके पास। फिर यहीं पे जो शेड्यूल 5 का क्लोज 1 है
साफ तौर से ये बताया गया है कि गवर्नर पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू डायरेक्ट कर सकते हैं कि पार्लियामेंट का कोई एक्ट या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई एक्ट अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो किस तरीके से होगा, बदल के होगा, एक्सेप्शन के साथ, मॉडिफिकेशन के साथ, या फिर डायरेक्ट होगा। इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे पावर है। बट जो दूसरा है ना वो सही है, यूनियन गवर्नमेंट टोटल एडमिनिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं सर्टेन सर्कमस्टेंसेज में। यही बात तो उन्होंने कही गवर्नर के केस में, गवर्नर के पास पावर है कि वो किस तरह से उसे अप्लाई करवाना चाहते हैं शेड्यूल एरिया में जो रेगुलेशन है उन्हें लेकर। तो इस चीज़ को लेकर भी यहाँ पे देखो इन्होंने साफ तौर से बताया कि कोई एक्ट पार्लियामेंट का रिपील करना है, अमेंड करना है, और अगर कोई लॉ एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे बदल कर अप्लाई करना है या नहीं। और हालांकि जितने भी यहाँ पे रेगुलेशन होंगे सबमिट किए जाएंगे टू द प्रेसिडेंट एंड अंटिल असेंटेड टू हिम सेल नो इफेक्ट, यानी पहले प्रेसिडेंट इसे पास करेंगे, प्रेसिडेंट इस बात को बिल्कुल मानेंगे, असेंट देंगे, अपनी सहमति देंगे, तभी ये चीज़ फाइनली एप्लीकेबल होगी। बट गवर्नर ही ओवरऑल इन चीज़ों को डिसाइड करेंगे। तो इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि एक एक आर्टिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर देखो इन्होंने ये भी एक बात कही है कि नो रेगुलेशन शेल बी मेड अंडर दिस पैराग्राफ अनलेस द गवर्नर मेकिंग द रेगुलेशन इन द केस वेयर देयर इज ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल कंसल्टेड, यानी अगर ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है तो पहले उनके साथ कंसल्ट करेंगे गवर्नर, तभी ये चीज़ आगे बढ़ेगी। अब ये क्वेश्चन देखो CDS 2019 में पूछा गया, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट 5th शेड्यूल के बारे में। पहला कह रहे हैं कि ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा जो स्टेट्स हैं उनमें अप्लाई होता है ना, अदर देन स्टेट्स, तो ये सही हमने पढ़ा है। दूसरा कह रहे हैं ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट होती है जो एडवाइस देती है अंडर 5th शेड्यूल, ये भी सही है। तीसरा कह रहे हैं गवर्नर इज नॉट ऑथराइज टू मेक रेगुलेशन टू प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ लैंड, ये तो गलत है। हमने देखा गवर्नर के पास ये पावर है कि वो प्रोहिबिट कर सकते हैं या फिर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं लैंड के ट्रांसफर को। और जो तीसरा कह रहे हैं गवर्नर इन विच देयर आर शेड्यूल एरिया हैव टू सबमिट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये भी सही है, रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं गवर्नर प्रेसिडेंट को किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, तो यहाँ पे सी गलत है। और यहाँ से हमें समझ आता है गवर्नर के पास ये ओवरऑल पावर है। तो पहला यहाँ पे गलत हो गया और दूसरा सही है, सो आंसर शुड बी बी। और ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे 4th शेड्यूल के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये तो हमने पढ़ा ही है कि ये एलोकेट्स करती हैं इन द काउंसिल ऑफ स्टेट सीट्स को। फिर ये क्वेश्चन देखो, अगर कोई पर्टिकुलर एरिया 5th शेड्यूल में लाया जाता है तो कौन सा बेस्ट रिफ्लेक्ट करेगा उनके कॉन्सिक्वेंस को। सिविल सर्विसेज का ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फोकस है सिविल सर्विसेज का, और पंचायत पे और 5th 6th शेड्यूल पे इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। पहला करेंगे प्रिवेंट कर देगा, यानी लैंड के ट्रांसफर को रोक देगा ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। दूसरा कह रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी क्रिएट कर देगा। तीसरा कह रहे हैं उस एरिया को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर देगा। और चौथा ये कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट, देखो ऐसी चीज़ें तो है ही नहीं, ये दो गलत हो जाते हैं। लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी ये भी नहीं है। पहला सही है क्योंकि गवर्नर रेगुलेट कर सकते हैं, रोक सकते हैं किसी एरिया को, किसी लैंड के ट्रांसफर को ट्राइबल पीपल से नॉन ट्राइबल पीपल में, तो इस ट्रांसफर को रोका जा सकता है। सो आंसर शुड बी ऑप्शन ए। हमने ये कितनी बार पढ़ लिया ये, तो बार बार ये रिपीट करते हैं। फिर ये देखो कह रहे हैं 5th शेड्यूल जो है वो किन में अप्लाई नहीं होगा, तो किन में अप्लाई नहीं होगा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा, असम एंड त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। तो ATMM यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। सो आई गेस 2 and 3 शुड बी द आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन सी। वही कह रहा है ना 5th शेड्यूल किन में अप्लाई नहीं हो, क्योंकि इनके लिए 6th शेड्यूल है, तो इस वजह से इनमें अप्लाई ये नहीं होता है। इजी क्वेश्चन है। बाकी की जो स्टेट है इनमें तो अप्लाई होता ही है। तभी तो मैंने आपसे कहा झारखंड में ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल वगैरह कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं अक्सर ही, और ये न्यूज़पेपर में आते ही रहते हैं। उसके अगला देखो, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कन्वीन्ड टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटेड अ सब कमिटी। तो एक सब कमिटी बनाई जाती है हमारे संविधान में गोपीनाथ बोरदोलोई जी के नेतृत्व में। गोपीनाथ बोरदोलोई बहुत फेमस फिगर है, असम के पहले चीफ मिनिस्टर थे, तो इसलिए इन्होंने ट्राइबल के हितों में काफ़ी बात करी है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। पहला कह रहे हैं क्या क्या रिकमेंडेशन इन्होंने दिया। 5th शेड्यूल की बात करी ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। दूसरा कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करी सारे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में जो भी असम के अंदर है। तीसरा 6th शेड्यूल की बात करी फॉर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। और चौथा कह रहे हैं डिमार्केशन करी टेरिटरीज की नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो देखो टेरिटरीज वगैरह डिमार्केशन की बात तो नहीं होगी ऑब्वियसली। और 6th शेड्यूल की जो बात है असम के लिए, देखो असम में हमें पता है ATMM यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनमें जो है 6th शेड्यूल अप्लाई होता है, तो 5th शेड्यूल वाला स्टेटमेंट भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बच रहे हैं, अगर हम फर्स्ट को हटा भी दें तो देखो ये 2 तो हट ही जा रहे हैं, देन हमारे पास बस एक ही बच रहा है ऑप्शन सी 2 and 3। तो ये बात सही है, असम के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करी, जो कि हम पढ़ते भी है कि 6th शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर्म होता है। और इसके बाद कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज में 6th शेड्यूल के एप्लीकेशन की बात करी। ये दोनों चीज़ें सही है, तो लॉजिकली भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको आइडिया है तो।
फिर आप ये देखो, इसमें कह रहे हैं कि कौन सी शेड्यूल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करती है। इसमें कोई शक की बात नहीं, 6 शेड्यूल की हम बात करें। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल 5th शेड्यूल की बात होगी, ठीक है। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की अगर वो बात करेंगे तो वो क्या होगा, 5th शेड्यूल। और 6 शेड्यूल में क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, द प्रोविजन इन 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल आर मेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। डिटरमाइन करना बाउंड्रीज को गलत, पावर अथॉरिटी वगैरह पंचायत की गलत, बॉर्डर स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना गलत। आंसर शुड बी ऑप्शन ए। शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए 5th और 6th शेड्यूल में प्रोविजन है, जिसमें 5th शेड्यूल में अदर देन द स्टेट्स ऑफ असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय की बात है, और 6th शेड्यूल में इन 4 स्टेट्स की स्पेसिफिकली बात की गई है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, तो JKPCS में पूछा गया 2025 में ही। इसमें 6 शेड्यूल के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। पहले कह रहे हैं कि स्पेशल प्रोविजन है 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मतलब कितना ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने सोचा ATMM यानी दो M वाले स्टेट हैं तो मिस्टेक हो सकता है। इस ATM में मणि नहीं यानी मणिपुर नहीं है, तो पहला हो जाता है गलत। और दूसरा कह रहे हैं द ट्राइबल एरियाज इन दीज स्टेट्स आर गवर्नड एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। देखो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जब भी मैं सुनता हूँ 6 शेड्यूल की बात याद आती है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल सुनता हूँ तो 5th शेड्यूल की बात याद आती है। तो 6th कह रहे हैं ना, तो 6th में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट तो आएगा ही। तो सेकंड सही है, पहला गलत है। इन्होंने पूछा हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला सही, सो आंसर शुड बी B 2 ओनली। समझ आ गई बात। नेक्स्ट 6th शेड्यूल के बारे में कह रहे हैं कि कौन सा स्टेट कवर नहीं है। तो 6th शेड्यूल में देखो 4 स्टेट कवर हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो यहाँ पे मणिपुर नहीं है, सो आंसर शुड बी ऑप्शन B। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन तो इजी है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CDS 2024 का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कौन सा एरिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से बाहर रह गया। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, द 6th शेड्यूल एरियाज और द 5th शेड्यूल एरिया। अब लगाओ यहाँ पे दिमाग, आसान ही क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि जो 6th शेड्यूल एरिया है ना वो अलग से गवर्न हो रहे हैं, ये तो आप जान ही रहे हो। तो इस वजह से यहाँ पे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, UPPCS का ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं 6th शेड्यूल के प्रोविजन है किस स्टेट में एप्लीकेबल हैं। तो ATMM यानी असम, त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय और मिजोरम, ये 4 स्टेट हैं। तो ऑल ऑफ द अबव कह रहे हैं सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा। देखो सिक्किम नहीं है और नागालैंड भी नहीं है, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं है, आंसर शुड बी ऑप्शन ए त्रिपुरा। ठीक है, काफ़ी इजी है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पंजाब PCS से पूछा गया 2020 में। इसमें कह रहे हैं 6th शेड्यूल हैज़ कन्फर्ड द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट विलेज काउंसिल और कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ केसेस बिटवीन पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब। मैंने ये पढ़ाया है आपको कि 6th शेड्यूल में ऐसा ऑप्शन है, ऐसा प्रोविजन है कि वो विलेज काउंसिल भी सेटअप कर सकते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि 6th शेड्यूल में ज़्यादा पावर्स दी गई हैं, और बेसिकली गवर्नर को आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और इसी हिसाब से हम देखते हैं कि जब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सेटअप किया जाता है तो वो खुद का कोर्ट वगैरह भी सेटअप कर सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं 6th शेड्यूल ने रिकॉग्नाइज करा है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पावर को कि स्पेसिफाइड टैक्सेस भी लगा सकते हैं। परफेक्ट, दोनों स्टेटमेंट हमारे बेयर एक्ट से डायरेक्टली लिया गया, तो इसका आंसर सी है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th शेड्यूल के बारे में ही कह रहे हैं कि कौन सा पर्टेन करता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आई गेस ये बिल्कुल सही है, सो आंसर शुड बी ऑप्शन है। बाकी में देखो मणिपुर है तो होगा नहीं, तो एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा आर्टिकल या जो शेड्यूल है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से डील करता है। तो बिना सोचे आप मतलब सोच करके 6th शेड्यूल मार्क कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ऑपरेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में पता है 6th शेड्यूल के अंदर है, ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अंदर है। बट यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें क्या क्या है, मेघालय है, असम है, नागालैंड और त्रिपुरा। तो नागालैंड नहीं है, सो आंसर शुड बी ऑप्शन C। नेक्स्ट ये ट्राई करिए, देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट के एक्ट हैं ये नागालैंड में अप्लाई नहीं होते अनलेस कोई रेजोल्यूशन लाया जाए नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। किन मुद्दों पे, रिलीजियस या सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज। ये SO UPSC के SO पेपर में पूछा गया है। ये अब आपके ऑप्शंस हैं। तो देखो आपको पता होगा कि कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला है जो आर्टिकल 371 से मेंशन है। अब इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, बट हम उन्हें अलग से सेपरेटली डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ना ये जो प्रोविजंस हैं जिनमें नागालैंड, मिजोरम, इनको कुछ स्पेशल स्टेटस है कुछ खास तरह के मुद्दों में, उन पर चर्चा करते हैं। तो ये ना बेयर एक्ट में कवर्ड है, आपको मैं दिखाता हूँ जस्ट अ सेकेंड।
ये देखो आर्टिकल 371A में बात की गई है कि नागालैंड को लेकर कुछ स्पेशल प्रोविज़न है। पहला कि पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट जो नागा के रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस से डील करता है, नागा के कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर से, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस जिसमें डिसीजन अकॉर्डिंग टू नागा कस्टमरी लॉ है, एंड लैंड और उनके रिसोर्सेज के ओनरशिप और ट्रांसफ़र को लेकर। देखो लैंड और उनके रिसोर्सेज की बात है, इन मुद्दों पर अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है ना, तो पहले नागालैंड की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उन्हें चेक करेगी कि वो कानून सही तरीके से चल पाएगी या नहीं, और उसके बाद ही इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये बात आपको समझ आ रही है? देखो उन्होंने यही लिखा है कि नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली जब तक इसे रेजोल्यूशन लाकर डिसाइड ना कर ले तब तक ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। लैंड की बात क्यों? क्योंकि लैंड बहुत ज़रूरी मुद्दा है नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज़ में खास तौर से, क्योंकि अगर लैंड के को लेकर कोई भी कानून इंडिया के लेवल पे बनाया जाए तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो नागालैंड के लोकल ट्राइबल एरियाज़ के लिए भी एप्लीकेबल हो सही तरीके से। तो इसलिए हमारे संविधान में सारी चीज़ें बहुत ही सूझबूझ के साथ रखी गई हैं। लॉजिक समझ आ रहा है आपको? अब ये देखो यहाँ पे कह रहे हैं रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस, सही बात है। नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर अभी हमने देखा, ये देखो नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर। देन इसके बाद कह रहे हैं कि ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड, तो ये बात भी यहाँ पे शामिल है, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड भी। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा? आंसर होगा D 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, ये भी एसओ के पेपर में ही पूछा गया 2020 में कि पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट अप्लाई नहीं होगा किन मुद्दों पे? मिजोरम और नागालैंड में जब बात आएगी लैंड की ओनरशिप और ट्रांसफर की। दूसरा, जब क्रिमिनल जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन की बात आएगी जिनमें डिसीजन इन्वॉल्व होंगे अकॉर्डिंग टू मिजो और नागा कस्टमरी लॉ। देखो दो स्टेट्स हैं, अभी हमने देखा कि आर्टिकल 371A में नागालैंड की बात की गई है जिनमें नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर वगैरह के लिए, रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस, सिविल और क्रिमिनल जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात आएगी। इसके बाद ऑनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड, इन मुद्दों को लेकर यही सिंपल सी बात है कि नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली जब तक ना इसे रेजोल्यूशन लाकर पास करे तब तक ये आगे नहीं बढ़ता। सेम चीज़ हम देखते हैं आर्टिकल 371G में, यहाँ भी आप पढ़ो, देखो मिजोरम की बात की गई है, 371A में नागालैंड की बात थी, है ना। तो इस हिसाब से हमने क्या समझा, ये देखो नागालैंड की बात है और यहाँ पे मिजोरम की बात। सेम प्रोविजन आप पढ़ सकते हो कि मिजो कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, जिस तरह से वहाँ पे नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर थे, यहाँ पे मिजो के रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस की बात है, और मिजो कस्टमरी लॉ के सिविल और क्रिमिनल जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो भी डिसीजन होंगे, या लैंड की ऑनरशिप और ट्रांसफर की बात आई है, जब तक मिजोरम की लेजिस्लेटिव असेंबली ना इसे लेकर पास करे बिना रेजोल्यूशन लाए तब तक ये नहीं आगे बढ़ेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे आंसर क्या होगा? C बोथ 1 एंड 2। तो इन दो स्टेट्स को स्पेशल प्रोसीजर है इन मुद्दों को लेकर। तो स्पेशल प्रोविजंस जो दिए गए हैं ना, वो इन बेसिस पे होते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेट की कंडीशन क्या है। तो इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी यूनिक है। अब ना CDS में 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया गया, आप ध्यान से पढ़ना इसे। फिर अभी देखो NDA में भी 2024 में पूछा गया, तो इससे यही साबित होता है UPSC के बाकी पेपर्स के क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो ये जो पेपर्स हैं SO LDC वगैरह, ये ज़्यादा स्टूडेंट नहीं कवर करके जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन सिविल सेशन में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, तो रैंडम मॉक टेस्ट वगैरह की बजाय अगर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। देखो क्या कह रही है, आर्टिकल 371G में स्पेशल प्रोविजंस की बात की गई है मिजोरम को लेकर। अब यहाँ यही कह रहे हैं कि नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शेल अप्लाई ऑन सर्टेन मैटर अनलेस द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मिजोरम सो डिसाइड्स बाय रेजोल्यूशन। जब तक रेजोल्यूशन लाकर मिजोरम की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड नहीं करती तब तक कुछ मुद्दों को लेकर पार्लियामेंट का कानून अप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा मुद्दा इसमें शामिल नहीं है? रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस ऑफ मिजो, अभी हमने देखा। मिजो कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू मिजो कस्टमरी लॉ, तो बिल्कुल आर्टिकल बेस्ड है। चौथा कह रहा है ऑनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो नेचुरल नहीं, लैंड रिसोर्सेज की बात है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा मैक्सिमम ट्राइबल रिवोल्ट्स इस वजह से होते हैं क्योंकि उनके लैंड को गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा था, लैंड रिसोर्सेज को। तो इस वजह से ये जो लैंड रिसोर्सेज की ऑनरशिप और ट्रांसफ़र की बात है ये मिजोरम को लेकर है। और आंसर जो है यहाँ पे क्या होगा? D होगा, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड रिसोर्सेज नॉट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत ही क्लेवरली क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, और ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं ना तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्किप करते हैं, बट हमें नहीं करना है क्योंकि हम अच्छे से PYQ करके जा रहे हैं। अब देखो ये सवाल, इसमें क्या कह रहे हैं 371A के बारे में कि कौन सा, सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का वो एक्ट अप्लाई नहीं होगा नागालैंड में जब तक उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली ना डिसाइड करे। तो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस बिल्कुल, नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर बिल्कुल, ऑनर एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज, देखो लैंड की बात है, बिल्कुल सही है। सो आंसर शुड बी ऑप्शन D 1, 2 एंड 3। तो UPSC पे है ये। देखो हमेशा मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, उसके ऑप्शन डिफिकल्ट होते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन ईजी है,
थोड़ा आइडिया लगाकर सॉल्व किया जा सकता है, बट यहाँ पे जब तक वो क्लैरिटी नहीं है, ये सीडीएस के पेपर में बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए, और ऐसे ही सिविल सर्विसेज के पेपर में पूछा जाता है। अब वो सिविल सर्विसेज में पूछेंगे ना, तो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ माइनर बदल देंगे, नेचुरल रिसोर्सेज की जगह लैंड रिसोर्सेज कर देंगे, या कोई दूसरा रिसोर्सेज कर देंगे, या ऐसा कर सकते हैं वो कि रिलीजियस को हटा देंगे, या फिर कह देंगे ओनली सोशल प्रैक्टिस ऑफ मीजो। तो ऐसे करके स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं, पास्ट में पूछे गए हैं, तो वहाँ पे क्लैरिटी रिक्वायर्ड होती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए ध्यान से, जब मैं आपको कहता हूँ ना कि लैंड रिसोर्सेज को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो ट्राइबल एरियाज़ में ये मेक श्योर क्या आता है कि लैंड रिसोर्सेज का कोई भी प्रोविज़न गलत तरीके से ना अप्लाई हो जाए। यही चीज़ हम देखते हैं कि जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला 6 शेड्यूल में, वहाँ भी गवर्नर के पास ये पावर होता है कि वो जो भी कानून है, खास तौर से डिमार्केशन वगैरह को लेकर, या फिर लैंड के ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल के ट्रांसफ़र को लेकर, इन चीज़ों को लेकर वो प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसका रीज़न ऑब्वियस है, और वही रीज़न मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर लो, ये रटना ना पड़े। रीज़न क्या है? क्योंकि लैंड के आधार पे बहुत सारी, आप कह सकते हो, एक्सप्लॉयटेशन हो सकती हैं, तो इस वजह से इसे रोकने के लिए। नेक्स्ट आप ये देखो कि अगर किसी एरिया को शेड्यूल एरिया के रूप में डिक्लेयर करना है, तो क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, और ये ईपीएफओ के पेपर में पूछा गया 2023 में। प्रीपोंडेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, यानी ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए, कॉम्पैक्टनेस और रीजनेबल साइज होना चाहिए उस एरिया का, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए, यानी वो एरिया आर्थिक तौर पे पिछड़ा हो, और चौथा नोटिफिकेशन मस्ट बी इशूड बाय द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, यानी नोटिफिकेशन किसने जारी करा हो? गवर्नर ने। ध्यान से समझना, देखो नोटिफिकेशन जारी करने की बात कर रहा है, नोटिफिकेशन प्रेजेंट जारी करते हैं, है ना, तो 4 आप हटा दो, बाकी सही है, कॉम्पैक्टनेस एंड रीजनेबलनेस। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी 1, 2 एंड 3। और ये धेबर कमीशन की रिपोर्ट आई, यहाँ भी इन्होंने बिल्कुल क्लियर करा कि ट्राइबल पॉपुलेशन की प्रीपोंडेंस होनी चाहिए, कम्पैक्टनेस और रीजनेबल साइज होना चाहिए, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए, और डिस्टिंक्टिव सोशल एंड कल्चरल ट्रेट्स होने चाहिए। तो इस हिसाब से 1, 2, 3 सही है। चौथा वाला तो बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फिर से देख लेते हैं। 5th शेड्यूल में ही हमने ये कवर करा है ना। 5th शेड्यूल में, इसमें दोबारा बताने की नीड नहीं है, फिर से बता दे रहा हूँ यहीं पे कि प्रेसिडेंट जो है यही नोटिफाई करते हैं ना, और डायरेक्ट करते हैं स्टेट को कि इस पर्टिकुलर एरिया को शेड्यूल एरिया के रूप में डिक्लेयर करना चाहिए। बाकी के बहुत सारे पावर गवर्नर के पास है, लेकिन डिक्लेरेशन की बात तो प्रेसिडेंट के पास ही होगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेड्यूल दिया गया और आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। एनडीए का ये क्वेश्चन है। 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस से डील करता है, सही बात है। 2nd शेड्यूल में कह रहे हैं ओथ एंड अफर्मेशन, देखो यही गलत है। ये तो 3rd शेड्यूल में ओथ और अफर्मेशन, 2nd में सैलरीज वगैरह की बात है। तीसरा में कह रहे हैं 4th शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट, सही बात है। 10th शेड्यूल में बात की गई है डिस्क्वालिफिकेशन की, तो ये भी सही है। सो आंसर शुड बी ऑप्शन बी। तो शेड्यूल पे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। इसमें कह रहे हैं कि who among the following shall cause the accounts of autonomous district and regional council fund to be audited। और ना CDS 2018 में 3-4 सवाल लगातार आ गए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ऊपर। देखो ये सवाल ही पूछा गया कि किनके पास पावर है कि वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल के एक्ट और रेजोल्यूशन को एनल कर सकती है, या फिर सस्पेंड कर सकती है, यानी ख़त्म कर सकती है, निरस्त कर सकती है। और भी सवाल थे 2018 में ही ऑटोनोमस। हाँ ये देखो, इसमें कह रहे हैं कि टेन्योर क्या होगा इलेक्टेड मेंबर का जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में चुन के आएंगे। तो कभी कभार ऐसा भी होता है। तो देखो पहला वाला लॉजिकल सोचो, कैग की बात कर रहे हैं, चार्टेड अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ऑडिटर्स की, और एनी चार्टेड अकाउंटेंट की। देखो यहाँ पे ना बहुत बड़ी बात है ये कि जो अकाउंट होंगे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह के, ऑडिट कौन करेंगे? तो कैग करेंगे। मेजर ऑडिट का काम तो कैग ही करते हैं। तो ये हमारे आर्टिकल में, मतलब शेड्यूल के अंदर मेंशन भी है, अगर आप पढ़ोगे तो। ठीक है, इन्होंने बात कर रहा है इस चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली, जस्ट सेकेंड, शेड्यूल 5 में ही ये मेंशन है। तो ये देखो इन्होंने क्या कहा है, अपॉइंटमेंट की बात है ये 13 में, है ना, और इसके बाद ये एक्सक्लूजन की बात है, फिर ट्राइबल एरियाज़ की बात है। जस्ट सेकेंड, मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और ये पेज 189 में ये आर्टिकल है, और ये उनके, हाँ ये रहा, देखो इन्होंने लिखा है ना कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सेल कॉज द अकाउंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल टू बी ऑडिटेड। तो इसको ऑडिट का काम कौन करते हैं? कैग ही करते हैं। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा? आंसर का ऑप्शन है। फिर ये देखो कह रहे हैं कि एनलमेंट वगैरह काम, तो ये तो हमने पढ़ा ही, गवर्नर के पास ये पावर होंगे।
फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, कितने साल की बात कर रहे हैं, 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन, 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ काउंसिल, 6 year फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या 6 year फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन। तो देखो जो मेंबर्स हैं ना वो 5 साल के लिए होंगे, तो 5 साल के लिए कहाँ से होंगे, फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट मीटिंग के बाद आफ्टर द इलेक्शन। तो आंसर वुड बी ऑप्शन बी। ये सारी चीज़ें, सारे प्रोविजंस मेंशन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और इस तरह के क्वेश्चन लॉजिकल भी सॉल्व हो जाते हैं। फिर ये क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया। तो ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा गया है, कितनी बार हमने पढ़ा कि ये शेड्यूल एरियाज़ की जब भी बात करेंगे, शेड्यूल एरिया के कंट्रोल की, और यहाँ पे देखो उन्होंने बात करा है कि स्पेशल प्रोविजंस की बात होगी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया। तो 5th शेड्यूल के अंदर ये प्रोविजन देखने को मिलते हैं। फिर ये देखो, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब इन शेड्यूल 5। तो ये अल्टर कर सकती है गवर्नर, अल्टर कर सकती है प्रेजेंट, यानी चेंज कर सकती है, पार्लियामेंट चेंज कर सकती है अमेंडमेंट के थ्रू, या फिर पार्लियामेंट ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू। तो मैंने आपको कितनी बार बताया कि जो 5th और 6th शेड्यूल है ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। सो आंसर शुड बी ऑप्शन 4, है ना, ध्यान से ये सॉल्व करना। फिर ये देखो प्रोविजन, अच्छा यही सेम क्वेश्चन आई गेस, हाँ रिपीट हो गया, आंसर 4 है इसका। फिर ये ट्राई करो, देखो कह रहे हैं शेड्यूल एरिया के बारे में, विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट के ऑर्डर पे ये शेड्यूल एरिया वगैरह का नोटिफिकेशन होता है। दूसरा ये कि लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो शेड्यूल एरिया को फॉर्म करी वो डिस्ट्रिक्ट होती है, और लोएस्ट जो है विलेज का क्लस्टर होता है, यानी ब्लॉक लेवल पे। तीसरा कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर जो है यही सबमिट करेंगे रिपोर्ट को जब बात आएगी शेड्यूल एरिया की। नहीं भाई, कितनी बारी हमने पढ़ा कि शेड्यूल एरिया के जब एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर रिपोर्ट करने की बात आएगी तो गवर्नर रिपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, चीफ मिनिस्टर का तो रोल ही नहीं पढ़ा है हमने। तीसरा हटा दो आप। पहला देखो कह रहे हैं नोटिफिकेशन वगैरह प्रेसिडेंट के ऑर्डर से होगा, सही बात है, कितनी बार हमने ये पढ़ा, बहुत बार रिपीट कर लिया गया। सेकंड भी आप देखो लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिस्ट्रिक्ट होगा, सही बात है, और जो लोएस्ट वाला होगा वो क्लस्टर ऑफ विलेज होगा इन द ब्लॉक। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, सो आंसर शुड बी ऑप्शन बी। तो 2023 में भी पूछा गया, 25 में भी पूछा गया, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है शेड्यूल एरिया के बारे में क्वेश्चन सिविल सर्विस में, तो अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। इसमें कह रहा है कौन सी कमेटी ने पेशा एक्ट की बात करती है, पंचायत के अंदर हम पढ़ते हैं, ये भूरिया कमेटी ने रिकमेंड करा था कि जो एक्सटेंशन है शेड्यूल एरियाज में भी पंचायत का होना चाहिए, और इसके लिए अलग से एक्ट लगता है, पेशा एक्ट। 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं कि ये किन से जुड़ा हुआ है, तो अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन नहीं, हर साल पूछ ही लिया जाता है किसी न किसी पेपर में। तो यहाँ पे मणिपुर जो है उसे हम हटा लेते हैं, मणिपुर कहीं दिख रहा नहीं, कहीं नहीं, अरुणाचल प्रदेश तो है ही नहीं, ये भी हटा दो। इसके बाद मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आई गेस डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे नागालैंड है इसलिए गलत है, नागालैंड है इसलिए गलत है क्योंकि नागालैंड नहीं शामिल है। नेक्स्ट ये भी देखो 2024 में भी पूछा गया शेड्यूल एरिया के बारे में कि प्रेजेंट नोटिफाई करते हैं, कितनी बार ये पूछ लिया गया। सेकंड कह रहा है स्टेट विद शेड्यूल एरिया नीड टू कॉन्स्टिट्यूट अ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, सही बात है, जिनमें शेड्यूल एरिया है उनमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, तो ये भी सही। सो आंसर शुड बी ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। तो यहाँ से हमने देखा कि PYQ से ही सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, और अगर आप ध्यान से 5th और 6th शेड्यूल को सॉल्व कर लो तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत सारे सॉल्व कर सकते हो ईजिली।